नमस्कार। आज हम मार्केट की दो ऐसी जबरदस्त पहेलियां सुलझाने वाले हैं जो अच्छे अच्छों का सिर घुमा देती हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के सिद्धांतों का। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। तो देखिए, आज का हमारा एजेंडा क्या है। पहले हिस्से में हम बॉन्ड मार्केट के उस अजीबोगरीब विरोधाभास को समझेंगे जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लग रहा है। और फिर हम ज्वेलर्स की टैक्स वाली उस पहेली को सुलझाएंगे जहां करोड़ों का खेल छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहेली की जो इकोनॉमिक्स की हर किताब को गलत साबित करती दिख रही है। आखिर बॉन्ड मार्केट में हो क्या रहा है? हाँ, तो यही है सबसे बड़ा सवाल। मतलब होना कुछ और चाहिए था और हो कुछ और ही रहा है। चलिए जरा इसे तोड़कर समझते हैं कि क्या होना चाहिए था और असल में क्या हो रहा है। देखिए, थ्योरी तो बड़ी सीधी साधी है। जब आरबीआई जैसा कोई सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करता है, तो जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं ना, जिन पर ज्यादा ब्याज मिल रहा था, वो अचानक से हॉट केक बन जाते हैं। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता है, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। और जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो उस पर मिलने वाला रिटर्न यानी यील्ड अपने आप कम हो जाता है। ये एकदम सीधा गणित है। और आरबीआई ने ठीक यही किया। कोई छोटी मोटी कटौती नहीं, पिछले एक साल में पॉलिसी रेट में पूरे 1.25% की भारी कटौती की है। ये एक बहुत बड़ा मूव था इकोनॉमी को पुश देने के लिए। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। आरबीआई ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर हुआ क्या? 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड पर जो रिटर्न है, जिसे हम यील्ड कहते हैं, वो घटने के बजाय और बढ़ने लगा और अपने हाल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। मतलब सब कुछ उल्टा। पर क्यों? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं वीक मॉनेटरी ट्रांसमिशन। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसे ऐसे समझिए कि आरबीआई ने पानी का नल तो पूरा खोल दिया, लेकिन पाइप में कहीं पर ब्लॉकेज है। तो पानी, मतलब सस्ते लोन का फायदा, लंबी अवधि के बॉन्ड्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा। दर कटौती का असर वहां दिख ही नहीं रहा जहां दिखना चाहिए था। तो सवाल ये है कि ये ब्लॉकेज आखिर है क्यों? चलिए उन तीन बड़ी ताकतों को समझते हैं जो सेंट्रल बैंक के सारे प्लान पर पानी फेर रही हैं। देखिए, ये जो यील्ड्स इतनी ज्यादा बनी हुई है ना, इसकी तीन मेन वजह हैं। पहली, सप्लाई और डिमांड का सीधा साधा खेल। दूसरी, टर्म प्रीमियम यानी लंबे समय का रिस्क। और तीसरी, देश पर बढ़ते कर्ज की चिंता। पहला कारण, एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स। सोचिए, एक तरफ सरकार बाजार में नए नए बॉन्ड्स की बाढ़ ला रही है, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो बड़े खरीदार हैं, बड़े बड़े निवेशक, वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं, मतलब डिमांड कम है। अब जब माल ज्यादा हो और खरीदार कम, तो क्या होता है? कीमत गिर जाती है। और बॉन्ड्स की दुनिया में जब भी कीमत गिरती है, यील्ड्स ऊपर चली जाती हैं। दूसरा फैक्टर है टर्म प्रीमियम। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 6 महीने के लिए पैसे उधार देने हैं और किसी दूसरे को 15 साल के लिए। किससे ज्यादा ब्याज लेंगे? जाहिर सी बात है, 15 साल वाले से। क्यों? क्योंकि 15 साल एक लंबा वक्त है। उसमें महंगाई बढ़ सकती है, ब्याज दरें बदल सकती हैं, मतलब रिस्क ज्यादा है। बस यही एक्स्ट्रा रिटर्न निवेशक लंबे समय के बॉन्ड्स पर मांगते हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी कारण कर, देश की कर्ज चुकाने की क्षमता पर सवाल। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक बार दिखा रहा है देश की कमाई, मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जो है 8%। और दूसरा बार दिखा रहा है कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज, जो है 7.5%। मतलब कमाई और खर्च के बीच का फासला बहुत तेजी से कम हो रहा है। और देखिए, निवेशक जो होते हैं ना, वो हमेशा आगे का सोचते हैं। जब वो देखते हैं कि ये गैप सिकुड़ रहा है, तो उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। उन्हें ये डर सताता है कि क्या भविष्य में सरकार अपना कर्ज चुका भी पाएगी, और इसी डर की कीमत वो आज ही ज्यादा यील्ड मांगकर वसूल करना चाहते हैं। तो ये तो थी बॉन्ड मार्केट की उलझी हुई कहानी। अब चलिए गियर बदलते हैं और अपनी दूसरी केस स्टडी पर चलते हैं। ये पहेली है ज्वेलर्स के चमचमाती दुनिया के पीछे छिपी हुई। मामला ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि ज्वेलर्स ने सिर्फ एक अकाउंटिंग की ट्रिक से कितने पूरे 100 करोड़ रुपए का टैक्स बचा लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई, अकाउंटिंग में एक छोटा सा बदलाव करके इतना बड़ा टैक्स का अंतर कैसे आ सकता है? इसका पूरा राज छिपा है उनके स्टॉक को वैल्यू करने के तरीके में। तो चलिए इस पहेली के दिल में जो दो अकाउंटिंग मेथड हैं, उन्हें जरा तोड़कर समझते हैं।
एक है फीफो और दूसरा लाइफो। तो पहला है फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सीधा सा मतलब है जो माल पहले आया वो पहले बिका। जैसे किसी किराने की दुकान में दूध या ब्रेड होते हैं, तो साल के आखिर में जो स्टॉक बचता है वो कौन सा होता है? सबसे नया वाला, और जाहिर है सबसे महंगा वाला। और लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका ठीक उल्टा है। सोचिए, जैसे कोयले का एक ढेर है, जब बेचना होगा तो ऊपर से ही उठाएंगे ना, मतलब जो कोयला सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले बिकेगा, तो साल के अंत में जो स्टॉक बचेगा वो होगा सबसे नीचे वाला, यानी सबसे पुराना और सबसे सस्ता। अब देखिए असली खेल शुरू होता है यहाँ पर, खासकर जब सोने जैसी चीज की कीमतें लगातार बढ़ रही हों। ये टेबल देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक ही जैसा स्टॉक है, लेकिन फाइफो मेथड से क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आती है 5.8 लाख रुपए और लाइफो मेथड से सिर्फ 3.8 लाख रुपए। यही है वो ट्रिक। जब सोने के दाम आसमान पर थे, जूलर्स ने क्या किया? वो लाइफो मेथड पर स्विच कर गए। इससे उन्होंने अपने खातों में ये दिखाया कि उन्होंने जो सोना बेचा है वो हाल ही में खरीदा गया महंगा वाला सोना था। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS। जब उन्होंने COGS ज्यादा दिखाया तो कागज कर उनका प्रॉफिट कम हो गया, और जब प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम देना पड़ा। सिंपल। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है, वो ये कि भारत के अकाउंटिंग और टैक्स कानून लाइफो मेथड के इस्तेमाल की इजाज़त ही नहीं देते। और बस यही वजह है कि ये पूरा मामला अब टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ गया है। तो हमने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखी। एक तरफ बॉन्ड मार्केट का सिर घुमाने वाला विरोधाभास और दूसरी तरफ ज्वेलरीज का चतुर टैक्स का खेल। इन दोनों मामलों से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। किताबी थ्योरी अपनी जगह ठीक है, वो हमें एक बेस देती है, लेकिन असल दुनिया वो चलती है सप्लाई डिमांड, रिस्क को लेकर हमारी सोच और इंसानी व्यवहार से। और आखिर में एक निवेशक के लिए यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन छिपी हुई ताकतों को कैसे पढ़ा जाए, चाहे वो बॉन्ड मार्केट की गहराई हो या फिर किसी कंपनी की बैलेंस शीट।